नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सत्यनारायण गुप्ता जी, जो प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता क्षेत्र के तरोल ग्राम सभा से हैं, जिन्होंने अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करके एक मुकाम हासिल किया और ये इस वक्त सपरिवार अमेरिका में सेटल हैं, लेकिन गांव आए हैं। तो हम इनसे अमेरिका के सिस्टम में, अमेरिका के रखरखाव, अमेरिका की स्थिति, अमेरिका की शिक्षा और इंडिया की शिक्षा, क्योंकि इंडिया में ही ये पढ़े लिखे हैं, अमेरिका में जाके शिक्षा दे रहे हैं और इंडिया से शिक्षा लिए हैं। तो हम ये जानेंगे इंडिया और अमेरिका में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। आइए हम आपको मुखातिब कराते हैं सत्यनारायण गुप्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे देवप्रभात समाचार में। जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और मुझे ये अवसर देने के लिए। आप यहाँ इंडिया में रहे, इंडिया में आप पढ़े लिखे और फिर अमेरिका जाने का आपने कैसे डिसीजन लिया? मैंने अपनी बचपन से लेकर के पीएचडी तक की पढ़ाई भारतवर्ष में ही किया, विभिन्न संस्थाओं में। तो पीएचडी करने के बाद चूँकि मैं अपनी माता-पिता का इकलौती संतान थी, तो कभी बाहर जाने के विषय में नहीं सोचा था। तो मैंने तुरंत पीएचडी के बाद एक जॉब लिया, इंडस्ट्रियल जॉब, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, क्योरवेल इंडिया लिमिटेड में। वहाँ पर मैं केमिस्ट इंचार्ज था। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड एनालिटिकल केमिस्ट था। तो जितनी भी वहाँ पर दवाइयाँ बनती थीं, बेसिकली वहाँ पर वैक्सीन्स बनती थी, गामा ग्लोबुलिन एल्ब्यूमिन्स, जो ह्यूमन प्लेसेंटा और ब्लड से बनाया जाता था। तो उनका टेस्टिंग प्रोसीजर जो है बहुत लंबा होता है और उसके लिए जो प्राविधान है, उन्हीं दिनों एड्स की टेस्टिंग कंपल्सरी हो गई थी भारतवर्ष में, हर एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, विशेषतया उन जगहों पे जहाँ पर वैक्सीन्स बनती थी। तो मैं भी उस कंपनी में काम करता था। मेरे दस्तखत के बिना कोई भी, मेरे टेस्टिंग के बिना कोई भी दवा मार्केट में नहीं जा सकती थी। तो मैनेजमेंट, यही थोड़ा-सा अंतर पड़ता है भारतवर्ष के सिस्टम में और विदेश के सिस्टम में। यहाँ पर जो मैनेजमेंट है, मैं हर एक कंपनी की बात तो नहीं कर सकता, लेकिन जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए गए थे कि दवाइयाँ आज बन कर के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट से मेरे डिपार्टमेंट में टेस्टिंग के लिए आती थी। तो मैनेजमेंट दबाव डालता था कि ये दवा 10 दिन के अंदर रिलीज़ हो जानी चाहिए, जबकि उसको टेस्ट होने में अभी महीनों लगने हैं। कुछ टेस्ट ऐसे होते थे जो बहुत लंबे हुआ करते थे, महीनों टाइम लगता था उसमें। लेकिन वो कहेंगे कि नहीं, उसको तो 10 दिन में निकाल दो, दस्तखत कर दो, सर्टिफ़िकेट बना दो। तो मैं अपने एथिक्स से, अपने मतलब नैतिक विचार से हटता नहीं था। मैं जब तक टेस्टिंग नहीं कर लेता था, कोई भी दवा बाहर नहीं जाने देता था। तो इससे मैनेजमेंट को कुछ नुकसान भी होता था और मेरे प्रति उनका रवैया जो है वो अच्छा नहीं रहने लगा था। वो सोचते थे कि ये रहेगा तो हमारा काम ठीक से नहीं चलेगा। तो दबाव बनाए रहे, बार-बार बनाए रहे, बार-बार बनाए रहे। तो इस तरह से प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया कि एक बार उनके पास बुल्गारिया से कंसाइनमेंट आया, जिसमें एड्स टेस्टिंग की सर्टिफ़िकेट थी और उन्होंने कहा कि इसको रिलीज़ कर दो। मैंने मना कर दिया कि जब तक हम खुद एड्स की टेस्टिंग नहीं कर लेंगे, तब तक हम इस ड्रग को मार्केट में नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने बहुत दबाव डाला, यूनियन का भी दबाव डाला, यहाँ तक कि रात में मुझे बुला कर के ले जाने वाले थे कि चलो समझौता करते हैं। मैं नहीं गया और मैंने उसी समय डिसीज़न ले लिया कि ये जगह मेरे जैसे व्यक्तियों के काम करने के योग्य नहीं है। तब मैंने बाहर अप्लाई करना शुरू किया, नहीं तो मुझे विदेश जाने का कोई विचार नहीं था। तो उसी समय सौभाग्य से मुझे सबसे पहले लुइसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में, जो वहाँ की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री में ऑफ़र मिला डायरेक्ट वहाँ पर जाने की ट्रेनिंग के लिए। तो अमेरिकन एम्बेसी से दिल्ली में मेरा इंटरव्यू वगैरह हुआ, सिलेक्शन हो गया। उसी समय मुझे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो आजकल वैक्सीन में सबसे आगे है और आप जानते हैं कि कोविड वैक्सीन को उन्होंने बनाया, उसके लिए उनको पद्मश्री भी मिली, वहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया था उसी समय। वो लोग मुझे जितनी तनख्वाह उस समय मुझे क्योरवेल में मिलती थी, उसका डबल ऑफ़र दिया कि आप आ जाइए और यहाँ पर काम करिए। लेकिन मैंने डिसीज़न लिया कि
कोई भी कंपनी होगी, रवैया उनका वही होगा। तो मैंने डिसीजन लिया कि हम तो अमेरिका जाके देखेंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। सो इस कारण से मैं भारतवर्ष को मुझे छोड़ना पड़ा और मुझे विदेश जाना पड़ा। अमेरिका जाके आपने क्या चेंजेस देखे यहाँ इंडिया की स्थिति में और अमेरिका की स्थिति में? अमेरिका और यहाँ पर ये बहुत बहुत ही अंतर है, इतना अंतर है कि वहाँ पर काम करने वालों का पूर्ण रूप से सम्मान दिया जाता है और कभी भी आपके काम में कोई बाधा डालने वाला नहीं आएगा। यदि आप काम करने वाले हैं तो आपको बिल्कुल छूट दी जाएगी, सारी सहूलियत दी जाएगी, पूरी सुविधाएं दी जाएंगी जिससे कि आप अपना काम कर सकें। अभी मैं अमेरिका में 2-3 यूनिवर्सिटी में रह चुका हूँ, जैसे लुजियाना स्टेट यूनिवर्सिटी में गया यहाँ से, फिर वहाँ से मैं टेक्सास यूनिवर्सिटी में गया, मेडिकल सेंटर में वहाँ के गैल्वेस्टन में रहा। फिर वहाँ से मैं गेंसविल होके आया। अलग अलग पदों पे धीरे धीरे मेरा पदोन्नत होता रहा। पहले तो मैं पोस्ट डॉक्टोरल फेलो होके गया था ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद फिर जब मैं टेक्सास में आया तो वहाँ पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ। उसी पोजीशन से मैं फ्लोरिडा आया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में 1 साल बाद मैं एसोसिएट प्रोफेसर हुआ, टेन्योर परमानेंट पोजीशन के साथ। उसके 6 साल बाद 7वें साल में मैं फुल प्रोफेसर हुआ और तब से 15 साल से मैं फुल प्रोफेसर पे वहाँ पे काम कर रहा हूँ। उस बीच में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा से मुझे 7 बार, एक बार नहीं 7 बार मुझे एग्जेम्पलरी टीचर अवार्ड मिल चुका है, मतलब बेस्ट टीचर का अवार्ड मिल चुका है। मैं समझता हूँ कि ये केवल उसी यूनिवर्सिटी में संभव है या उसी देश में संभव है। भारतवर्ष में जब तक मैं पढ़ता रहा, मैंने देखा था कि वो सम्मान, वो बात कितनी भी मेहनत करने के बाद मिलता नहीं था। लेकिन वहाँ पर बिना कहे हुए, बिना पूछे हुए आपका इवैल्यूएशन जो है स्टूडेंट करता है, टीचिंग इवैल्यूएशन। स्टूडेंट्स बताते हैं कि ये टीचर कैसा है, फिर आपका चेयरमैन जो है उसको सपोर्ट करता है, लेटर लिखता है, फिर वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाता है, फिर उसको डीन जो है अप्रूव करता है, फिर यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट अपनी फाइनल मुहर लगाता है कि इसको अवार्ड मिलना चाहिए। और वो अवार्ड मुझे पिछले 5 साल से लगातार मिल रहा है और इसके पहले 2 बार और मिल चुका है और संभव है कि इस साल भी मिले। इस साल भी मेरा नॉमिनेशन हुआ है। तो ये चीज़ें, ये अंतर है, ये आपको बढ़ावा देता है, आपको, आपके मनोवृत्ति को, आपके विचारधारा को बदलता है। जहाँ यहाँ इस देश में मुझे काम नहीं करने दिया गया, वहीं पर मेरे काम की वहाँ सराहना हो रही है। ये अंतर है, आप देख लीजिए। राजनीति दृष्टिकोण से आपको इंडिया बेस्ट लगी या अमेरिका? नहीं, राजनीतिक दृष्टि से तो निश्चित रूप से अमेरिका की राजनीति स्टेबल राजनीति है, स्थिर राजनीति है और वहाँ पर इस तरह के जातीयकरण जो समीकरण आज हमारे देश में बना हुआ है, जिसके माध्यम से एक तुच्छ व्यक्ति भी अपनी कुर्सी को संभाल ले रहा है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे अंगूठा छाप हो, चाहे जैसे हो। चूँकि वो 10-20 लोगों को इकट्ठा कर सकता है, उसके पास एन केन प्रकारेण कुछ धन संपत्ति आ गई है, तो लोगों को प्रभावित कर सकता है, लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। और हमारे यहाँ की जनता क्या है, वो मूर्खता बस थोड़े से प्रलोभन के लिए किसी की ओर झुक जाती है। उसको आगे का भविष्य नहीं दिखाई देता है कि आज वो जो कर रही है, कल उसका परिणाम क्या होने वाला है। ये दूरदर्शिता न हमारे नेताओं में है, न हमारी जनता में है। नेताओं में तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज का जो नेता है, वो कल हमारे देश की क्या स्थिति होने वाली है, वो जानता ही नहीं है। चाहे वो इकोनॉमिक स्थिति पर हो, चाहे राजनीतिक स्थिति पे देख लीजिए, चाहे सांस्कृतिक स्थिति पर देख लीजिए। जो हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है, वो है हमारी वैदिक संस्कृति। उसका ह्रास इतनी तेजी से हुआ है और होता जा रहा है कि हम अपने मूल को बिल्कुल खो चुके हैं। हमको पता भी नहीं है कि भगवत गीता क्या है, भागवतम क्या है, हमारा धर्म क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे जीवन का रहन सहन कैसा होना चाहिए, किस माध्यम से हमको अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। इन सब मूल्यों को हम बिल्कुल तिरस्कृत कर चुके हैं। पूर्ण रूपेण हम विदेशी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं और जबकि विदेशी व्यक्ति हमारी सभ्यता का अनुकरण कर रहा है। हमारे शिला प्रभुपाद जी, जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण संस्थान के संस्थापक आचार्य हैं,
आज के 50-60 वर्ष पहले जब विदेशों में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार करने के लिए गए, तो लंदन गए जब, तो वहाँ के निवासियों ने शिला प्रभुपाद जी से पूछा कि आप यहाँ क्यों आए हैं, यहाँ पर आपकी क्या ज़रूरत है आपकी? बहुत सारे साधु महात्मा यहाँ तो लूटने के लिए आते हैं, पैसा इकट्ठा करने के लिए आते हैं और फिर चले जाते हैं। तो आपका भी ऐसा ही उद्देश्य होगा? प्रभुपाद जी ने कहा कि हम यहाँ कुछ लेने के लिए नहीं आए हैं, तुमको कुछ देने के लिए आए हैं। तुम लोग लुटेरे हो। प्रभुपाद जी ने कहा तुम डकैत हो, तुम लुटेरे हो, तुमने भारतवर्ष को लूट लिया है और लूट करके वहाँ की संपदा अपने देश में ले आए हो। लेकिन सब कुछ लूटने के बाद भी एक ऐसी संपदा रह गई थी जो तुम नहीं लूट पाए हो, वो मैं तुम्हें देने आया हूँ। वो है हमारी संस्कृति, वो है हमारा वैदिक धर्म, जिसको तुम नहीं लूट सके हो। लूटने का प्रयास किया है, लेकिन जो कुछ रह गया है वो मैं तुम्हें देने के लिए आया हूँ। लेकिन जैसा कि अभी जो इस देश में जो चल रहा है, आप टेलीविज़न या न्यूज़पेपर के माध्यम से देखते होंगे कि लोगों का ये मानना है कि जो धार्मिक चीज़ें ये ब्राह्मणों के द्वारा बनाई हुई दंत कथाएँ हैं, इनका वास्तविकता से कुछ लेना-देना नहीं है। या ऐसा कहा जाए कि अशिक्षा के कारण ब्राह्मणों ने अपने चंगुल में हिंदू सभी जातियों को फँसा के रखा था। आप भी ओबीसी, अगर हिंदुस्तान की हम बात करें, आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं और आप कहते हैं कि गीता हमारी धरोहर है, गीता से हमें संस्कृति मिलती है, ज्ञान मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो जस्ट उल्टा होता है। यहाँ तो लोग कहते हैं ब्राह्मणों ने अपने चंगुल में फँसा के रखा था। जा रहे हैं, जो इस तरह की टिप्पणियाँ कर रहे हैं, इस तरह के वक्तव्य दे रहे हैं, ऐसे लोग ही अपने समाज के नेता माने जा रहे हैं। इसलिए कि उनको कुछ पता नहीं है ना, उनको स्वयं को हमारी संस्कृति के बारे में कुछ पता ही नहीं है। वो भगवत गीता और भागवतम को जानते ही नहीं है, तो वो ब्राह्मणों को बहाना लेकर के कुछ भी कहते रहेंगे। थोड़ी बहुत समय के चलते ब्राह्मणों के द्वारा कुछ गलतियां हुई हैं, वो हम मानते हैं, लेकिन ब्राह्मण सदा पूजनीय रहा है, पूजनीय रहेगा, क्योंकि हमारी वैदिक संस्कृति की सुरक्षा उनके हाथ में है। ये हम मानते हैं कि आज ब्राह्मण धर्म का ह्रास हो चुका है। भगवत गीता में जिस ब्राह्मण धर्म का वर्णन किया गया है, क्षत्रिय धर्म का वर्णन किया गया है, वैश्य धर्म का वर्णन किया है, शूद्र धर्म का वर्णन किया है, ये जो वर्ण व्यवस्था है वो भगवत गीता के आधार पर है, लेकिन उसका मूल जो है, उसका आधार जो है कर्म है, ना कि जन्म लेने से। किसी वर्ग विशेष में जन्म ले लेने से ही कोई उस वर्ग विशेष का व्यक्ति नहीं बन जाता है, बल्कि गुण के अनुसार, कर्मानुसार वो व्यक्ति उस धर्म का पालन पोषण करने वाला होता है। और जो हमारी संस्कृति और विचारधारा भागवत के धर्म पे बनाई गई है, वो वास्तव में ब्राह्मणों के माध्यम से बनाई गई है। अब चूंकि हम चाहते हैं कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर ना चलें, आज तो मनु संहिता को भी लोग जलाने के लिए कहते हैं, उसको फाड़ करके फेंक दीजिए। बताइए, ये कोई सभ्यता थोड़े है? रामायण को, महाभारत को कहते हैं सब बकवास है। इन मूर्खों को कुछ पता ही नहीं है। जैसे जो अभी की जो राजनीति है, जो समाज के मार्गदर्शक बने टहल रहे हैं, जो समाज के दिशा दशा निर्धारित कर रहे हैं, ऐसे लोग कहते हैं मनुस्मृति जो थी वो समाज हम लोगों के खिलाफ थी, ब्राह्मणों के हित में बनाई गई थी, बाकी सारे समाज के लोगों के खिलाफ थी। इसमें कितनी सत्यता है? और उनका ये भी मानना है कि अम्बेडकर जी ने हमें जीने का रास्ता दिखाया है, अम्बेडकर जी के संविधान से हम आगे बढ़े हैं, उसके पहले हमारा सिर्फ दमन होता था, हमें परेशान किया जाता है। इसमें क्या सत्यता है? इसमें कोई सत्यता नहीं है। मनु संहिता अपने में एक देखिए, मनु जो होते हैं, उनके अवतार जितने भी हुआ करते हैं वो भगवान के द्वारा होते हैं, तो वो सब भगवत वाणी है, वो कभी असत्य हो ही नहीं सकती है। हम अपने परिवेश में चूंकि उसका पालन नहीं कर सक रहे हैं, तो इसलिए हम चाहते हैं कि उसका सरलीकरण कर दें या उसको निकाल दें, या उसमें कुछ ऐसी विचारधाराएं ले आएं जो हमारे अपने उपयुक्त हो, जिस पर हम चल करके आगे चल सकें। हमको अपने विचारों को ना बदलना पड़े, हमको अपने रहन सहन को ना बदलना पड़े। उसके चलते हम सारे धार्मिक ग्रंथों को अलग करना चाहते हैं और उनसे निकल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। अम्बेडकर जी की जहाँ तक बात है, अम्बेडकर जी एक बहुत बड़े समाज सुधारक हैं, मैं बहुत उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन यदि ये कहा जाए कि उन्होंने भगवत गीता या उन्होंने भगवत गीता की टिप्पणी करी हुई है, मैंने उसको देखा है, बिल्कुल उसमें यथार्थ नहीं है, बिल्कुल सत्यता नहीं है।
भगवत गीता के उन शब्दों को उन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। यदि किसी को भगवत गीता पढ़ना है, भगवत गीता को जानना है, भगवत गीता को समझना है, तो जो भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा है उसको यथार्थ रूप में प्रकट करिए, तब आप भगवत गीता को समझ पाएंगे। भगवत गीता को कंकॉक्टेशन से, अपने मानसिक बदलाव से या अपनी विद्वता से यदि आप संस्कृत के शब्दों को तोड़ मरोड़ करके अर्थ निकाल करके उसको कहना चाहेंगे, तो वो भगवत गीता नहीं रहेगी। वो आपकी वाणी रहेगी, आपके विचार रहेंगे, भगवान के विचार नहीं रहेंगे। भगवान के विचारों को यथारूप में हमारे शिला प्रभुपाद जी ने इसलिए भगवत गीता एज इट इज करके लिखा है। भगवत गीता एज इट इज को बनाया है, जिसके माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि यही वास्तविक भगवत गीता है, जिसको हम सबको पालन करना चाहिए। और इसको अगर आप पढ़ें तो आपको लगेगा कि वास्तव में भगवान ने जो कहा है वही सत्य है, उसी का पालन करना चाहिए, उसी का अनुसरण करना चाहिए। अंबेडकर जी बहुत बड़े महान नेता थे, उन्होंने समाज का सुधार किया, उसके लिए उनको बहुत बहुत कोटिशा धन्यवाद जाता है। निश्चित रूप से दलितों को उन्होंने ऊपर उठाया, इसके लिए वो सम्माननीय है। लेकिन दलितों को ऊपर उठाने का तात्पर्य ये नहीं है कि आप हमारी अपनी संस्कृति को ही बर्बाद कर दीजिए, हमारी संस्कृति का ही सत्यानाश कर दीजिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों का ही उसका मतलब क्या कहा जाए, उसको ही तिरस्कृत कर दीजिए। ये सत्यता नहीं है, जो कि ऐसा किया गया है। अच्छा, भौगोलिक स्थिति से अगर हम बात करें हिंदुस्तान और अमेरिका की जलवायु में क्या अंतर आपको समझ में आया? यहाँ की जलवायु वहाँ की जलवायु में? जलवायु तो ऐसी ही है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम रह रहे हैं, तो हम फ्लोरिडा में वहाँ रहते हैं, तो जलवायु ऐसे ही है। वहाँ पर भी सर्दी, गर्मी, वर्षा, इन सभी ऋतुओं का आगमन होता रहता है। और गर्मी इसी समय वहाँ भी है, बरसात इस समय भी हो रही है। अभी अभी मुझे समाचार मिला है कि हमारी 3 दिन की यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई है, क्योंकि वहाँ पर चक्रवाती तूफान, समुद्री तूफान आया हुआ है, आने वाला है, कल परसों में आएगा। तो हम जिस जगह रहते हैं वहाँ भी आएगा, तो काफ़ी समस्या होने वाली है। चौथी कैटेगरी का, यानी कि 125 और 130 माइल्स पर आवर की विंड वेलोसिटी से वो तूफान आएगा और बहुत भारी बारिश होगी। वहाँ मतलब पहले से सूचना दे दी जाती है कि यहाँ पे आएगा, और निश्चित है आता है, निश्चित रूप से आता है और आ चुका है। बारिश शुरू हो गई है और वहाँ के लोग इतने सावधान कर दिए जाते हैं, और जहाँ पर वो हिट करने वाला होता है उन लोगों को 24 घंटे पहले वहाँ से हटा दिया जाता है। मैंडेटरी होता है, अगर कोई नहीं हटाएगा तो पुलिस वाला उनको पकड़ करके ले जाएगा वहाँ से। तो वहाँ भी इंडिया की तरह झोपड़ी झुग्गी ये सब देखने को मिलती है आपको? नहीं, ऐसे झोपड़ी झुग्गी तो नहीं मिलेगी आपको देखने के लिए, पर जो किसान लोग होते हैं, जो शहर के बाहर रहते हैं, जहाँ जो खेती करते हैं, तो उनके घर छोटे छोटे हुआ करेंगे, लेकिन झोपड़ी झुग्गी नहीं होती। और आप एक बात और रह गई, विकास का जो दौर चल रहा है, पूरा विश्व अपने अपने विकास पर ताल ठोकता नजर आता है। हर देश ये कहता है कि सबसे ज्यादा विकासशील हमने सबसे ज्यादा विकास किया। हर नेता ये कहता है कि हमने विकास की धारा को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। तो आपको क्या लगता है, अमेरिका के आगे इंडिया किस स्तर पर है विकास में? मैं अगर अपने बाल्यकाल से लेकर के आज तक की भारतवर्ष की स्थिति देखूं, तो भारतवर्ष में बहुत विकास हुआ है, बहुत ही ज़्यादा विकास हुआ है। और वास्तव में ये गर्व की बात है कि भारत ने विकास किया है, परंतु इस विकास का सही उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी हमारी मानसिकता जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर, सरकार के ऊपर टिकी रहती है। हम चाहते हैं कि सरकार सब कुछ हमको दे दे, हमको खाने के लिए दे दे, हमको रहने के लिए दे दे, हमको सोने के लिए दे दे, और हम टांग पसार के पड़े रहें, हमको कुछ करना ना पड़े। अगर ये हमारा विकास है तो हम अवनति की ओर जा रहे हैं, ये विकास नहीं है। विकास वो होता है जहाँ पर व्यक्ति कर्मशील हो, सवेरे उठे तो उसको पता चले कि उसको कुछ करना है और करने के लिए वो तैयार रहे और उस कर्म को दिन भर करे, और शाम को आकर के शांतिपूर्वक अपने घर में जो भी उसको खाने पीने के लिए मिले खाए पिए और चैन की नींद को सो जाए। अब यहाँ तो चैन की नींद लोग सोना चाहते हैं, लेकिन और कुछ नहीं करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सरकारें सब कुछ करें। वहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ सरकारें सब कुछ ऐसा करें ऐसा नहीं है। वहाँ हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक व्यक्ति जानता है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, मुझे क्या काम करना है, कैसे करना है, वो करता है।
यही अंतर है वहाँ के काम करने की प्रणाली में और यहाँ के काम करने की प्रणाली में। यहाँ पर सरकारी नौकरी किसी को मिल जाती है तो अपनी बपौती समझ लेता है, वहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने के बाद भी आपकी नौकरी जा सकती है। जैसे मैं टेन्योर्ड प्रोफेसर हूँ, जिसको कोई निकाला नहीं जा सकता। सरकारी तौर पे देखा जाए तो कहा जाएगा कि आपकी नौकरी पक्की है, लेकिन यदि मैं अपना दिया हुआ काम नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ठीक से एजुकेट नहीं कर सकता हूँ, पढ़ा नहीं सकता हूँ, रिसर्च की जो जिम्मेदारी मेरी है कि मुझे शोध करना है, शोध पे पत्र पब्लिश करने हैं, ये सारे काम करने हैं जो, यदि मैं वो नहीं कर सकता हूँ तो मुझे नौकरी से तो नहीं हटाएंगे, क्योंकि मैं परमानेंट हूँ। मेरी तनख्वाह काट लेंगे, मेरी लैब छीन लेंगे। आपको आपको जैसे 4 कमरे की लैब दी गई है कि आपके पास 10 स्टूडेंट हैं, रिसर्च करेंगे, आपको छीन करके एक लैब दे देंगे। एक छोटी सी जगह में आप काम करिए, आपको इतना तंग हो जाना पड़ेगा कि आप अपने आप या तो नौकरी छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन वो हटाएंगे नहीं आपको, लेकिन आपको ये बता देंगे कि आप ठीक काम नहीं कर रहे हो। और फिर ये जो अवार्ड वगैरह है ना, हर साल यहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम है, लेकिन वहाँ पर हर एक एम्प्लॉय का एनुअल इवेल्युएशन होता है, सालाना इवेल्युएशन होता है, और उस इवेल्युएशन की रिपोर्ट उस एम्प्लॉय को दी जाती है कि आपने साल भर में क्या किया, और आप खुद भी लिख करके देंगे, सेल्फ इवेल्युएशन भी देंगे कि मैंने क्या क्या किया है और क्या कमियां रह गई हैं, या कुछ मैं नहीं कर पाया हूं तो क्यों नहीं कर पाया हूं, वो भी वो बताएंगे। फिर बाद में चेयरमैन उसको देखेगा, इवेल्युएट करेगा, वो सारा रिपोर्ट तैयार करेगा और वो रिपोर्ट डीन को भेजी जाएगी और आपको उसकी कॉपी दी जाएगी। अगर चेयरमैन कहता है कि आपने अच्छा काम नहीं किया है तो डीन जो है उस पर एक्शन लेगा, भले आप टेन्योर्ड हैं, एक्शन लिया जाएगा। और वो एक्शन क्या होगा, आपकी तनख्वाह काट ली जाएगी, आपकी लैब छीन ली जाएगी, पड़े रहिए आप, नौकरी करते रहिए, लेकिन पैसा कम दिया जाएगा। तो ये बताइए, आप बेरोजगारी की क्या स्थिति है अमेरिका और इंडिया में? बेरोजगारी तो वहाँ भी है, और मेरे ख्याल से अभी तो 7-8% वहाँ भी हो गई है। पहले तो 6 और 5% 6% हुआ करती थी, अभी 7-8% हो गई है। और ज़्यादातर उन्हीं लोगों के साथ है जो थोड़ा पढ़े लिखे कम होते हैं, 10वां 12वां पढ़ने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं, उन लोगों के साथ थोड़ी सी समस्याएं तो हैं। लेकिन जितनी समस्या हमारे यहाँ है उतनी नहीं है, पर है थोड़ी, बेरोजगारी वहाँ भी बढ़ रही है। गरीबी का स्तर क्या है? गरीबी वहाँ इतनी तो नहीं है जितनी यहाँ देखने को मिल जाती है। हालांकि कहना ये भी गलत होगा कि यहाँ बहुत गरीबी है, क्योंकि यहाँ भी सरकार सबको खाने पीने की व्यवस्था कर रही है। तो ये कहना नहीं चाहिए कि वास्तव में गरीबी यहाँ है, पर यह है कि उसका दुरुपयोग करके अगर आप गरीब बने रहो तो वो अलग बात है, आप उसका उपयोग ही नहीं कर पा रहे हो ठीक से। ठीक वही स्थिति वहाँ पे भी है। सरकार वहाँ भी हर एक बेरोजगार को खाने पीने का भत्ता देती है, पैसा देती है। पैसा नगद नहीं देगी, वो आपको कूपन देगी कि आप ये कूपन लेके जाइए और जहाँ भी आपको जो भी खाने पीने के सामान खरीदना आप खरीद लीजिए, पैसा सरकार देगी। रहने के लिए आपको हाउसिंग कॉलोनी बनवा दी जाती है, आपके नाम एक कमरा अलाट कर दिया जाएगा, आप वहाँ जाके रहिए। आपको किराया कुछ भी नहीं देना है, समझिए कि 10 रुपये 15 रुपये किराया देना है, आप जाके वहाँ रहिए, खाने पीने की आपको पूरी व्यवस्था है। लेकिन फिर भी वहाँ भी ऐसे दुष्ट लोग हैं जो, उनको इतनी सब सुविधाएं होने के बाद उनको दारू पीने के लिए पैसा चाहिए, ड्रग्स खाने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए वो भीख भी मांग लेते हैं। नशा नशा की क्या स्थिति है? नशे पे आपने बात की, नशा की क्या स्थिति है यहाँ और अमेरिका में? नशेड़ी ज्यादा कहाँ है? नशेड़ी, अब ये तुलना तो कर पाना मेरे लिए मुश्किल है, कहाँ ज़्यादा है, लेकिन वहाँ नशा करते हैं लोग, नशा कर। इंडिया की तुलना में ज्यादा? अब मुझे यहाँ का कोई आंकड़ा तो नहीं मालूम है, पर आधी जिंदगी गुजरी है आपकी। अब मैं चूंकि उससे दूर रहता हूँ ना, मैं तो कोका कोला तक नहीं पीता हूँ, चाय नहीं पीता हूँ, और बीड़ी सिगरेट सुरती पान तंबाकू की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो मेरा उन लोगों से संगति ही नहीं है, मुझे पता भी नहीं चलता है कि कौन क्या कर रहा है, तो वो आंकड़ा दे पाना मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन ये है कि वहाँ आपको कोई पिएंगे, पीते भी खाते भी हैं लोग, तो अपने दायरे में रहते हैं, घर में रहते हैं। ये नहीं कि कोई पी करके सड़क पे घूम रहा है, ऐसा आपको नहीं दिखाई देगा कोई। यहाँ तो बराबर हंगामा होता है, ठेके पे बाजार में तोड़ फोड़ गाली गलौज, ऐसा नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर। और वहाँ पर जो ठेके वगैरह भी होते हैं, जब आप लेने जाएंगे कोई भी चीज़, तो जब आप 23 साल के ऊपर के होंगे तभी आपको मिलेगा, और आपका बाकायदे आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे वो, बिना देखे हुए आपको कोई भी मतलब ये जो मादक पदार्थ है वो नहीं देंगे। मैं चाहूंगा कि अपने अनुभव का कुछ
अंश उन तक आप शेयर करें हमारे चैनल के माध्यम से। मैं तो अपने नवयुवकों से यही कहूँगा कि वो अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करें। उनको जानना चाहिए कि अपने जीवन में उनको क्या करना है। यदि वो उनका लक्ष्य बन जाए तो फिर वो आगे पीछे थोड़ा सोचें, विचार करें कि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या साधन की आवश्यकता है, क्या उद्यम करना पड़ेगा, किस परिश्रम के साथ वो वहाँ तक पहुँचेंगे। क्या गुटखा खा करके पहुँचेंगे, क्या मादक पदार्थों का सेवन करके वहाँ पहुँचेंगे, या अपने शिक्षा के माध्यम से पहुँचेंगे, अपनी मेहनत के माध्यम से पहुँचेंगे, ये पढ़ाई लिखाई करके पहुँचेंगे। वो उनको विचार करना पड़ेगा। मेरे कहने से नहीं होगा। मेरे मेरे कहने से तो मैं आपको रामधारी सिंह दिनकर जी की एक कविता सुनाता हूँ, जो मेरे जीवन की भी प्रेरणा स्रोत है। उसी कविता के माध्यम से मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। रामधारी सिंह जी कहते हैं, एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं, एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं, बैठ थक कर न राही अभी बीच में, सोच मत यह कि मंजिल बड़ी दूर है, सिर्फ इतना कि जो यह कदम उठ रहा वह अधूरा रहा या कि भरपूर है। सामने देख यह धार बहती हुई, बात कहती हुई यूं चली जा रही, एक पल भर रुकी है नहीं इसलिए कि एक दिन सरित सागर बनेगी स्वयं, एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं। सोचता तू रहा बावरे जिंदगी की डगर पर, बिछे फूल ही फूल हैं। सोचता तू रहा बावरे जिंदगी की डगर पर, बिछे फूल ही फूल हैं, किंतु क्यों आज तेरे चरण थम गए, सामने देखकर शूल ही शूल हैं। भूल थी फूल में शूल में जिंदगी की डगर, किंतु मत सोच बढ़ देख तू, शूल की गोद में जो पली है कली, एक दिन फूल बनकर खिलेगी स्वयं, एक दिन राह मंजिल बनेगी स्वयं। यही मेरा जीवन है और यही मैं बात अपने नवयुवकों से कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत मत हारिए। बाधाएं आएंगी, लेकिन आप अपने कर्तव्य पथ को निश्चित कर लीजिए, उस पर बढ़ते रहिए, शिथिल मत होइए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता है। एक बार आप पुनः हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सत्यनारायण गुप्ता है। मैं तरोल ग्राम मांधाता ब्लॉक, मांधाता थाना और ब्लॉक सदर का रहने वाला हूँ। वर्तमान में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा यूएसए में डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी एंड सेल बायोलॉजी में प्रोफेसर हूँ। पिछले 20 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में कार्यरत हूँ। मैं शोध करता हूँ वहाँ पे आंत के कैंसर और छाती के कैंसर पे मैं कुछ दवाइयाँ शोध किया हुआ हूँ, और भगवान की यदि कृपा रही तो बहुत जल्द उनका सक्सेसफुल ट्रायल होने वाला है और वो हो सकता है कि मार्केट में जल्दी आ जाएं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी यदि कोई दवा हम इस संसार को अपने इस शिक्षण के माध्यम से दे सकूंगा तो। और आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए जिससे कि मैं वो दवा जल्दी से जल्दी इस मार्केट में ले आ सकूं। जय श्री राधे, जय श्री राधे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। समस्त श्रोताओं को आप सब हमको आशीर्वाद दीजिए जिससे कि हम अपने कर्म पथ पर चलते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे।